हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एजुकेंसी हब। साथियों, आज 15 सितंबर 2024 और आज के दिन का हम द हिंदू एनालिसिस करेंगे। साथियों, आज संडे है, संडे को एडिटोरियल नहीं आता है, इसलिए आज जो भी न्यूज़ आए हुए उसमें से ही हमने अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हाईलाइट किए हैं आपके लिए, जो काफ़ी रेलिवेंट होने वाले हैं। साथियों, एक एडिशनल न्यूज़ थी जो यूपीपीएससी की 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाली थी, अब वो 2 दिवस में होगी, अर्थात 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर। आधे बच्चों का एग्ज़ाम 26 अक्टूबर को होगा, बाकी आधे बच्चों का एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को होगा। ये आपके लिए अपडेट है, तो आपको जानना ज़रूरी है। चलिए, समय बिना गवाए हम आगे बढ़ते हैं, द हिंदू एनालिसिस करते हैं। साथियों, न्यूज़ में शुरुआती पेजों में हमारे काम का मटेरियल कंटेंट नहीं है, हम आगे देखते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। साथियों, यहाँ पर जो न्यूज़ आई हुई है उसमें हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो बॉडी दी गई है वो हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है, इसीलिए हमने जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण उन बॉडीज़ पे चर्चा करी है। तो यहाँ पर जो सीपीसीबी है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रीलिम्स में भी और GS3 के मेंस में भी सिलेबस में शामिल है। तो हम देखेंगे, सीपीसीबी के बारे में पढ़ेंगे और साथ में जो एडिशनल न्यूज़ होगा वो भी हम देखेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं सीपीसीबी का जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और साथ में NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और ये झील के बारे में बताया गया कि अष्टामुडी लेक जो है वो केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है। ये आप जीके के तौर पर अपडेट कर सकते हैं, लेकिन जो हम पढ़ेंगे मेनली वो हम पढ़ेंगे सीपीसीबी और NGT। साथियों, सबसे पहले हम सीपीसीबी देखते हैं कि सीपीसीबी क्या है। साथियों, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी स्थापना आपको पता होगा 1974 में एक एक्ट आया था। उस एक्ट का नाम था वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट कहते हैं उसे, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कहते हैं उसको, 1974 का। इसके तहत सीपीसीबी की स्थापना की गई है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये किस एक्ट के तहत ये बॉडी बनी है। तो एक्ट के तहत बनी है, तो ये एक लीगल बॉडी है, वैधानिक संस्था है, तो इसके पास राइट है। यहाँ तक कि इसके पास जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो रूल्स है उससे भी इसको, वहाँ पर एक्ट है उससे भी इसको शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो साथियों, इसका सीपीसीबी का मुख्य काम क्या है वो हम देखते हैं, जैसे कि प्रदूषण को कंट्रोल करना, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, जो सुपरविजन है निगरानी करना, नियमों का क्रियान्वयन करना, ये सब काम सीपीसीबी के हैं। आप चाहे तो राइट डाउन भी कर सकते हैं। साथियों, इसका जो चेयरमैन होता है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नियुक्त करती है, और वो जो चेयरमैन होता है सीपीसीबी का वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो होता है, पर्यावरण से संबंधित मंत्रालय होता है, उसके अधीन रहकर ये सीपीसीबी कार्य करता है। तो सीपीसीबी के जो बहुत सारे राइट्स है वो 1986 के जो पर्यावरण संरक्षण एक्ट है उससे भी प्राप्त होते हैं। तो आप ये एडिशनल न्यूज़ ध्यान रखेंगे, सीपीसीबी से रिलेटेड है। साथ में साथियों, एक चीज़ और हमें देखना है कि NGT के बारे में भी आया है, ये ट्रिब्यूनल्स के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है साथियों? ये जो पर्यावरण से जुड़े हुए विवाद होते हैं उनको त्वरित तरीके से, मतलब जल्दी निपटान करने के लिए एक ट्रिब्यूनल प्राधिकरण का गठन किया जाता है। इसी के तहत पर्यावरण से जुड़े हुए जो विवाद थे उसका त्वरित और कह सकते हैं कि प्रभावी समाधान के लिए NGT का गठन किया गया। ये एक न्यायिक बॉडी है, न्यायिक संस्था है, क्योंकि ये विवादों को केस के रूप में सुनवाई करता है, उसके बाद फैसला देता है, और इसके जो फैसले होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं। इसका जो निर्णय है वो बाध्यकारी होता है। अगर कोई पक्ष इसके निर्णय को मान्य नहीं मानता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन इसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं। साथियों, जो ये एक्ट है ये भी एक्ट के तहत गठित हुआ है। जो NGT है वो स्वयं NGT एक्ट जो है, NGT एक्ट जो है वो 2010 के द्वारा बना है। तो ये भी एक वैधानिक ट्रिब्यूनल है जो एक्ट से बना है। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं NGT के, वो जो रिटायर्ड जज होते हैं उसके द्वारा, उनमें से ही बनाए जाते हैं। और जो NGT का कार्य मेनली जो पर्यावरण प्रदूषण और बहुत सारे जो एक्ट्स हैं हमारे, उसके अंतर्गत पर्यावरणीय जो विवाद है उसको सुलझाने का काम होता है, और 6 महीने में ये केस का निपटारा करता है। लगभग 6 मंथ में ये केस का निपटारा करना
आवश्यक मानता है। साथियों हम देखेंगे कि और कौन सी ऐसी एक्ट हैं जिन पर ये एनजीटी का कार्य कर सकता है। तो ऐसे साथियों कुछ एक्ट हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो एनजीटी जो है 1974 का जो वाटर पोल्यूशन वाला एक्ट है उस पर भी सुनवाई कर सकता है। जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, उस पर भी कार्य कर सकता है। साथ में जो वायु प्रदूषण एक्ट है, आपको पता होगा एयर पोल्यूशन का जो एक्ट है वो भी, एयर पोल्यूशन वाला जो एक्ट है वो भी 1981 के आसपास का है, उस पर भी इसको शक्तियाँ प्राप्त है। साथ में जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, आपको पता होगा 2002 का, उसमें भी हम यहाँ पे साफ तरीके से लिखते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट होगा उसमें भी, जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट होगा 2002 का, वो भी इसके शक्ति के अधीन होगा। और साथ में एक और एक्ट है फॉरेस्ट, जो वन संरक्षण अधिनियम है उससे भी जुड़ा हुआ 1980 का एक्ट है, उसके अंतर्गत भी ये सुनवाई कर सकता है। तो इन सभी एक्ट के तहत एनजीटी कार्य कर सकता है। तो ये एनजीटी से जुड़ी हुई शक्तियाँ हैं, जिसमें आपने देखा कि एनजीटी का गठन कब हुआ, एनजीटी किस अधिनियम से जुड़ा हुआ है, इसके क्या क्या प्रावधान है, इसमें चेयरपर्सन कौन होता है, ये किस किस एक्ट के तहत अपना कार्य कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज के दिन एडिटोरियल नहीं आता है दोस्तों, तो हमें न्यूज़ में से ही कुछ चीज़ें हाईलाइट करनी है जो हमारे एग्जाम से रिलेवेंट हो। साथियों ऑयल इंपोर्ट ड्यूटी जो है 27.5% तक वो बढ़ा दी गई है। अभी हाल ही में 0% से 20% बढ़ाया गया है। तो टोटली आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंक्रीज द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन एडिबल ऑयल फ्रॉम 0 to 20%, जो कि किसानों के हित के लिए है, क्योंकि आयात शुल्क लगने पर आपको पता है कि जो बाहर विदेश से जो ऑयल आएगा उसमें महंगा होगा, इसके कारण जो देश के फार्मर है उनको ज़्यादा लाभ होगा। साथियों यहाँ पर न्यूज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बॉडी दी गई है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक बॉडी दी हुई है नाफेड, आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। तो हम नाफेड को देखेंगे, साथ में ऐसी बहुत सारी एजेंसियां हैं जिनको भी हम देखेंगे कि वो किस प्रकार की कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन है या उनका वाणिज्य विपणन में किस प्रकार योगदान है और वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, हमें ये देखेंगे। तो जो साथियों हम सबसे पहले नाफेड को देखते हैं। जो नाफेड है साथियों वो उसकी स्थापना जो है 1958 में हुई थी, और ये जो है मेनली दालों वगैरह, जो दाल है, तिलहन है, दलहन तिलहन कह सकते हैं, उसकी खरीद बिक्री और विपणन के लिए मुख्य तौर पर एक फेडरेशन है, मार्केटिंग फेडरेशन है, एजेंसी कह सकते हैं हम। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, फार्मर वेलफेयर कह सकते हैं, जो किसानों के कल्याण और कृषि मंत्रालय के तौर पर आप जिसे जानते हैं, तो इसके अंतर्गत नाफेड काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसके अंदर आएगा। साथियों इसके साथ ही और भी कुछ संस्थाएं हैं, हम उनको भी देखेंगे कि वो हमारे कितने लिए किस पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। साथियों एक संस्था आपने सुना होगा FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो मुख्य तौर पर अनाजों की विपणन से संबंधित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1965 में हुई थी। बहुत सारे एग्जाम्स में इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ जाता है, कभी डेट पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। और इनके मिनिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि FCI जो है वो भी एक अलग मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। जैसे कि उसका मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फूड, आपने सुना होगा, खाद्य संबंधी एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आप ध्यान रख सकते हैं। आपको याद रखने के लिए FCI, क्योंकि खाद्य अनाजों की खरीद बिक्री करता है, तो आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, इसमें फूड शब्द इंक्लूड है, तो फूड खाद्य अनाज शब्द, तो FCI इससे रिलेटेड कर सकते हैं। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा हम एक और देखते हैं ट्राइफेड के बारे में। आपने सुना होगा ट्राइफेड भी इन दिनों न्यूज़ में रहता है, वो भी एक विपणन का एजेंसी है। दोस्तों जो ट्राइफेड है TRIFED, इसमें ट्राइबल फेडरेशन कह सकते हैं। ये जो मार्केट है इसमें मेनली ट्राइबल जो प्रोडक्शन होते हैं, जो ट्राइबल प्रोड्यूस होते हैं, उनकी खरीद बिक्री के लिए ये एजेंसी बनी हुई है। जितने भी हमारे अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से जो
उत्पादन होता है उसकी खरीद बिक्री के लिए ये ट्राइफेड काम करता है फेडरेशन के तौर पर, मार्केटिंग फेडरेशन के तौर पर। साथियों इसकी स्थापना जो है 1987 में हुई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आता है, जो कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इसके अलावा हम एक और एजेंसी देखते हैं साथियों, उसका नाम है एपिडा। एपिडा आपने सुना होगा इससे पहले। ये सभी खाद्य से जुड़ी हुई और मार्केटिंग से संबंधित एजेंसियां, इसीलिए हम इनको एक जगह पे पढ़ लेंगे तो आपके लिए भी सुविधा रहेगी। एपिडा साथियों, जो एपिडा है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी काफ़ी प्रोत्साहन देती है और प्रोसेस्ड जो एग्रीकल्चर फूड होते हैं उनके लिए भी ये, मतलब जो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित जो कृषि होता है या फूड होता है उसके लिए ये एजेंसी ज़्यादा फोकस रहती है। इसकी जो स्थापना हुई थी साथियों ये वो 1985 में हुई थी और जो ये इसकी मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। तो आपको ध्यान रखना कि जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है वो इसका क्या है, मंत्रालय है। तो एपिडा भी आपने देख लिया कि इस तरीके से जो विभिन्न वेरियस एजेंसी थी आपने देखा कि वो किस विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत है, उनका स्थापना कब हुआ था, इन चीज़ों को देखा। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण थी। साथियों ICMR ये भी एक बॉडी है जो कि आपको ध्यान रखना है कि जो ICMR है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, कभी इस तरीके की मिनिस्ट्री में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे ICMR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म है। मेडिकल से संबंधित क्षेत्रों में ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य करती है, इसके मुख्य उद्देश्यों में है और इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। इतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है साथियों। एक साथ में बगल में एक और न्यूज़ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी एक बॉडी है और आपको पता होना चाहिए कि इसकी ASI की जो स्थापना है वो 1861 में हुई थी और इसका जो मिनिस्ट्री है वो संस्कृति मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो इसका मंत्रालय है। ASI का आपको पता होगा जितने भी पुरातात्विक स्थल है उन सभी का संरक्षण करने का कार्य और निगरानी और बेहतर करने के लिए ये एजेंसी काम करती है। एक न्यूज़ और हम देखेंगे साथ में जो हमारे लिए स्टैटिक, आज के जो न्यूज़ में है उसमें हम ज़्यादातर पार्ट स्टैटिक ही कवर कर रहे हैं क्योंकि न्यूज़ हमारे लिए करंट से अपडेटेड नहीं है, इसीलिए हम स्टैटिक पार्ट को भी देखेंगे क्योंकि एग्जाम में हमारा स्टैटिक भी रिवाइज हो जाएगा। लोक अदालत और नालसा के बारे में आप जानते होंगे। जो नालसा एक्ट है 1987 का, उसके तहत ही नालसा का गठन हुआ था। नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बोलते हैं इसे, नालसा। ये 1995 में इसकी स्थापना हुई थी 5 दिसंबर को। नालसा जो एक अथॉरिटी है, जो प्राधिकरण है, इसका क्या कार्य है मेनली ये जो भी गरीब और वंचित तबके से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको मुफ्त में कानूनी और न्यायिक सहायता जो होती है वो प्रोवाइड कराता है नालसा। इसीलिए जो आज की न्यूज़ है वो बताया जा रहा है यहाँ पे कि ओवर 1 करोड़ केसेस वर सेटल्ड ड्यूरिंग द 3rd नेशनल लोक अदालत कंडक्टेड बाय नालसा। मतलब जो नालसा है वो लोक अदालत के गठन भी करती है और उसके माध्यम से जो देश में छोटे छोटे विवाद चल रहे होते हैं सिविल मामलों के, उनके लिए निपटारण के कार्य में भी लगी रहती है। तो नालसा का जो गठन हुआ था 1995 में, वो एक नालसा एक्ट 1987 में बनाया गया था, उसके तहत ही इस नालसा अथॉरिटी का गठन हुआ था 1995। यही लोक अदालत के गठन में भी अपनी भूमिका निभाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो नालसा का मुख्य कार्य है वो न्यायिक सहायता एवं कानूनी सहायता प्रोवाइड करना है। और देश में आपको पता है कितने ही पेंडिंग केसेस पड़े हुए, उनको छोटे छोटे केसेस को जल्दी से जल्दी समाधान करने के लिए ये एक न्यायिक बॉडी के तौर पर कार्य करती है। साथियों नेक्स्ट आगे न्यूज़ देखते हैं हम, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। साथियों यहाँ पर एक और बॉडी का जिक्र हुआ है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। साथियों जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है उसके जो चेयरमैन हैं वो हैं संजय कुमार अग्रवाल। तो हमारे लिए PCS के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कभी कभी ऐसे सवाल पूछ दिए जाते हैं कि CBISE के चेयरमैन वर्तमान में कौन है। आप देख सकते हैं संजय कुमार अग्रवाल है। आप
याद कर सकते हैं क्योंकि पीसीएस का पेपर नज़दीक में ही है। इसके अलावा अगर आपको सीबीआईसी के बारे में अगर जानना है तो सेंट्रल एक्साइज बोर्ड इसको पहले कहते थे। 1964 में स्थापना हुई थी, तब ये सेंट्रल एक्साइज बोर्ड था जब 1964 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन 1997 में इसका नाम बदलकर सीबीआईसी कर दिया गया। लेकिन इसका गठन बहुत पहले का है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं स्टैटिक के तौर पर। साथियों, जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, न्यूज में कभी प्लेसेस में आते हैं नुमालीगढ़ रिफाइनरी, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है वो असम के रीजन में आता है। तो जो हमारे मिनिस्ट्री है उन्होंने इस पर कहा है कि अभी जो इसकी उत्पादन क्षमता है इस ऑयल रिफाइनरी की वो 60,000 बैरल पर डे है। तो इसकी क्षमता को जो है 2027 तक कितना करना है, 1,80,000 बैरल पर डे करना है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारा इस जो लोकेशन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। नेक्स्ट न्यूज़ साथियों, कल भी हमने एमपॉक्स पर देखा था, कल परसों की न्यूज़ में भी दोबारा से एमपॉक्स में देखते हैं। जो वैक्सीन थी इसकी, उसके बारे में दोबारा से आया है कि इस वैक्सीन का जो नाम है मॉडिफाइड वैक्सीनिया अंकारा बेवेरियन नॉर्डिक। जो बेवेरियन नॉर्डिक थी वो डेनिश कंपनी, उसने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो बनाई है वो मध्यम मतलब मॉडरेटली इफेक्टिव है, मतलब इतना हाईली इफेक्टिव नहीं है, मतलब मध्यम स्तर पर वो काम कर रही है प्रिवेंशन के लिए। तो यही बताया गया है यहाँ पर। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है MVA-BN क्या है, तो आपको ध्यान रखना कि ये एमपॉक्स से रिलेटेड वैक्सीन है, इसमें कंपनी का नाम जुड़ा हुआ है और यहाँ पर वैक्सीन के साथ में अलाइन किया गया है, तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं साथियों। ये भी एक छोटा सा नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो ओजोन पोल्यूशन है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के ग्रोथ में बाधा बन रही है, मतलब रिड्यूस कम कर रही है। और कितना कर रही है, इट कैलकुलेट दैट ग्राउंड लेवल ओजोन रिड्यूस न्यू ईयरली ग्रोथ इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बाय 5.1% ऑन एवरेज, मतलब 5.1% जो है औसत प्रत्येक वर्ष नए वनों के निर्माण में, मतलब उनके बनाने में कमी कर रहा है। इनकी वजह से, ओजोन की वजह से ये रिड्यूस हो रहा है, जो कि नए वन बनते वो नहीं बन पा रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है, ओजोन आपको पता है कि मेजर पोल्यूटेंट है, तो इसका जो इफेक्ट है उस पर रिसर्च किया गया, तो ये सामने आया हमारे लिए। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर हम बढ़ते हैं साथियों। जो ऑस्ट्रेलिया के PM हैं उनका नाम एंथोनियो एल्बनीज़ है, आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा हमें एक चीज़ और ध्यान देना है, वो है कि जो अभी रसिया और यूक्रेन के बीच जो स्वैप 206 POW जो प्रिजन ऑफ वार्स होते हैं, जो प्रिजनर होते हैं जो वार के दौरान कैद किए गए होते हैं, ऐसे बंदियों का स्वैप किया गया, मतलब अदला बदली किया गया है। तो इसके बीच में जो ब्रोकर डील कराया है वो UAE ने कराया है। जो यूनाइटेड अरब अमीरात है वो रसिया और यूक्रेन के बीच में ब्रोकरिंग की डील करी है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने इनके मध्यस्थता करने का कार्य किया है। नेक्स्ट न्यूज़, आज के दिन कुछ खास न्यूज़ ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट निकल सकता था वो मैंने पूरा प्रयास किया है आप लोगों के लिए, ताकि आज का दिन भी खाली ना जाए आप लोगों के लिए। साथियों, चेस के कुछ खिलाड़ियों के नाम देखेंगे। आपको पता है चेस का ओलंपियाड चल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं चेस ओलंपियाड बुडापेस्ट। तो बुडापेस्ट आपको ध्यान रखना है, हंगरी की कैपिटल है। तो यहाँ पर हमारे जो कुछ खिलाड़ी हैं पूछ लिए जाते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित खिलाड़ियों के नाम, तो आपको ध्यान रखना है डी हरिका, डी गुकेश, विदित गुजराती, आर प्रज्ञानंद और टाइना सचदेव। साथ में एक और है आर वैशाली, आप देख सकते हैं आर वैशाली और दिव्या देशमुख। इन सभी खिलाड़ियों का नाम आपको ध्यान रखना है, कम से कम 3-4 का नाम तो याद रख ही लीजिएगा, क्योंकि PCS में पूछ लिया जाता है कभी, तो आप बता सकते हैं कि ये चेस से संबंधित खिलाड़ी है। साथियों, आज के न्यूज़ में कुछ और तो खास है नहीं, तो आज के लिए बस इतना ही। साथियों, आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।